हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं एक नई एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम है द डेंजर्स इन माय हार्ट। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन्स है, शायद या फिर 3 भी हो सकता है। तो मैं उन दोनों या फिर तीनों सीजन्स को ही इस चैनल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को देखना है, ये एनिमे देखना है, तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सच बताओ तो ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा शानदार एनिमे है। तुम लोग एकदम इस एनिमे की स्टोरी में खो जाने वाले हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन यार, एक्सप्लेनेशन से पहले ज़रा इस ऐप को देख लो। दरअसल मैंने इस ऐप को खुद बनाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को एनिमे कितना ज़्यादा पसंद है। और आई नो कि तुम लोगों को एनिमे वाले वॉलपेपर्स भी पसंद होगा, ताकि तुम लोग उसे अपने मोबाइल पे या फिर कहीं और वगैरह अपनी डीपी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस वॉलपेपर ऐप को बनाया है, जहाँ से तुम लोग बहुत ही इजीली अपने वॉलपेपर्स चूज़ कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम लोग प्लीज़ जाके एक बार देख लेना, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ऐप तुम लोगों को कैसा लगा। ओके, तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर अकेला बैठकर अपनी एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था। और इसे देखकर हम लोगों को थोड़ा सा साइको भी लग रहा था, क्योंकि इसकी लुक वगैरह, हाव भाव वगैरह और फिर इसकी कैरेक्टर वगैरह हम लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा साइको टाइप का लगता है। लेकिन बाद में जाके ये सब कुछ खुलासा होगा कि ये बंदा कैसा है। तो वो इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था, और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे, और उनमें से एक बंदा आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। और तभी वो सोचने लगता है कि इस बंदे को कैसे मारा जाए, कैसे किल किया जाए। और वो तभी खड़ा हो जाता है, अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है, और उस चाकू की मदद से उस बंदे की टुकड़े 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 कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा तो अपने ही दिमाग में सोच रहा था ये सब कुछ। और फिर वो अपने हाथ को संभाल लेता है, ताकि वो अपनी पॉकेट से छुरी ना निकाले। और फिर वो दोबारा से अपनी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने लगता है, और वो तभी बोलने लगता है, अपने मन में बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदों को मारना चाहता हूँ, और ख़ास करके तो उस लड़की को मारना चाहता हूँ जो इस क्लास की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और वो लड़की एक मॉडल भी है, और इस लड़की का नाम है यामादा अन। और फिर वो बोलता है कि ये लड़की एक मॉडल है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि इसकी इस खूबसूरत चेहरे में मैं पेन देखना चाहता हूँ। और तभी वो लड़की उसकी तरफ घूम के देखता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ घूम के देखता है। और हमारा भाई यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है, और अपनी आँख उस लड़की से हटा लेता है। और फिर हमारा भाई बोलता है कि उसकी मौत तो मेरे हाथों में ही तय है, बिच। और फिर बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा भाई वहाँ से उठ के ये बोलते हुए चलने लगता है कि ये जगह कुछ ज़्यादा ही शोर शराबे भरा है, और ये जगह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए। इसीलिए वो वहाँ से उठ के एक क्वाइट प्लेस में जाने लगता है, जो कि होता है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी की गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो बोलता है कि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है और पढ़ने के लिए अच्छा है। तो वो जब गेट को खोलता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर यामादा पहले से ही बैठी हुई है, और वो खाना खा रही थी, एक राइस बॉल खा रही थी। और यहाँ पर यामादा भी भाई की तरफ घूम के देखती है, लेकिन वो अपनी खाना नहीं रोकती, और हमारा भाई वहाँ से चल के घुस जाता है लाइब्रेरी के अंदर। तो हमारा भाई जब अंदर जा ही रहा था, तभी वो लड़की यामादा उसे कुछ बोलने लगती है। मतलब उसके मुंह में राइस बॉल था, इसलिए वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कुछ तो बोलती है, जो सुनकर हमारा भाई तो पहले समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रही है, और बाद में नहीं समझ पाता कि क्या बोल रही है। और फिर वो बोल देता है कि हाँ श्योर, क्यों नहीं। मतलब उसे समझ भी नहीं आया कि उस लड़की ने क्या बोला था, लेकिन फिर भी उसे वो कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर वो अंदर चला जाता है, और अंदर से ही वो उस लड़की को, यामादा को ऑब्जर्व करने लगता है। और वो अपने दिमाग में ये सोचने लगता है कि क्या यही मेरे पास सबसे ज़्यादा बढ़िया मौका है उसे मर्डर करने का, उसे किल करने का। और फिर वो दोबारा से सोचता है कि नहीं नहीं, ये अच्छा वक्त नहीं है, या अच्छा मौका नहीं है। दरअसल मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा इस लड़की को। और वो देखता है कि वो लड़की दोबारा से अपने बैग में से एक और चिप्स की, बड़े वाले चिप्स की पैकेट निकालती है, और गाते हुए झूमते हुए खाने लगती है। और ये देखकर हमारा भाई सोचता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है भाई, और ये तो पार्टी पैक है चिप्स का, और इतनी बड़ी पार्टी पैक ये कैसे खा रही है, और ये तो गोरिल्ला की तरह आवाज़ कर रही है। और हमारा भाई दोबारा से अपनी किताब में कंसंट्रेट करने लगता है। और हमारा भाई का नाम है क्योतारो इचिकावा, मैं इसे क्योतारो ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। अब क्योतारो को दोबारा से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देता है उस लड़की की तरफ से। तो वो जब छुप छुप के देखता है दोबारा से उस लड़की को, तब वो देखता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की काम में लग चुकी थी, और वो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन बना देती है। मतलब एक ब्रश से कुछ तो लिख देती है, मतलब जापानीज में एक पेपर के ऊपर कुछ तो लिखती है, और वो सोचती है कि मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। और तभी वो अपना कटर ढूंढने लगता है अपनी बैग में,
और वो देखती है कि उसकी कटर उसके बैग में मौजूद नहीं है। तभी क्योतारो सोचने लगता है कि मेरे पास एक कटर है, क्या मैं उसे ये कटर दे दूँ। तभी वो सोचता है कि अगर मैं उसे ये कटर दूंगा तो अगर वो मुझे ये पूछ लिया कि मैं ये कटर कर क्या रहा हूँ तब मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सोचकर वो सोचता है कि वो कटर नहीं देगा। तभी दोबारा से यामादा के पास से एक और पेपर फटने की आवाज़ सुनाई देता है और क्योतारो देखता है कि यामादा अपने हाथों से न्यूज़पेपर को फाड़ रही थी। तो इसीलिए क्योतारो उसे रोकते हुए उसके पास जाता है और उसे अपनी कटर दे देता है, जो देखकर पता नहीं क्यों यामादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये एनिमे वाली लड़कियाँ इतनी जल्दी खुश क्यों हो जाती है भाई, मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना। और यामादा बोलती है थैंक यू क्योतारो। और जो सुनकर क्योतारो हमारा भाई तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो दौड़ते हुए लाइब्रेरी की एक शेल्फ के पीछे आकर शर्माने लगता है बहुत ही तेज़ी से। और शेल्फ के पीछे क्योतारो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बेल है, स्कूल का जो बेल है वो बज जाता है, मतलब टिफिन टाइम खत्म हो चुका है और यामादा वहाँ से उठ के चलने लगती है। लेकिन उसने क्योतारो की कटर को अपने बैग में डाल लेती है और जो देखकर क्योतारो उसके पीछे दौड़ने लगता है, मेरा कटर कहते हुए। लेकिन यामादा उसकी एक भी बात नहीं सुन पाती क्योंकि क्योतारो कुछ ज़्यादा ही धीरे से बोल रहा था। तो यामादा जब बाहर निकलती है तभी उसके सामने उसकी एक और दोस्त खड़ी थी। तो वो दोनों थोड़ा सा आपस में बात करने लगती है और वो लड़की पूछती है कि यामादा तुम कहाँ थे पूरे लंच टाइम तक। तो यामादा बोलती है कि मैं लाइब्रेरी में थे। अब यामादा क्योतारो के पास आकर उसके हाथ में अपनी चिप्स के पैकेट पकड़ाने लगती है। तो यहाँ पर क्योतारो ये सोचने लगता है कि शायद यामादा उसे चिप्स खाने के लिए दे रही है। लेकिन तभी यामादा ये देखती है कि उसकी चिप्स के पैकेट के अंदर कुछ चिप्स अभी भी बचे हुए हैं, जो देखकर यामादा उसकी पूरी की पूरी पैकेट को अपने मुंह में उल्टा कर लेता है, जिस वजह से सभी के सभी चिप्स उसके मुंह में आ जाती है और वो उस रैपर को क्योतारो को पकड़ा देती है। मतलब यहाँ पर हमारा भाई को ये समझ आ जाता है कि यामादा दरअसल उसे चिप्स खाने के लिए नहीं बल्कि उस रैपर को फेंकने के लिए दे रहा था। तो अब क्योतारो उस रैपर को फेंकने के लिए डस्टबिन के पास आता है और फैलने से पहले ही उस रैपर को इतनी कस के पकड़ता है मानो कि वो यामादा को ही हग कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योतारो स्कूल में पहुँच चुका था और वो यही सोच रहा था कि उसकी कटर उसकी बैग में है, मतलब यामादा की बैग में है। और वो जब क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तब वो देखता है कि उसकी कटर पहले से ही उसकी डेस्क में रखा हुआ है। तो क्योतारो जब उस कटर को अपने हाथ लगाता है तब वो देखता है कि उसकी कटर अभी भी वार्म है, यानी कि, और वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि इसका मतलब यामादा उस कटर को हर टाइम अपने हाथ में रखा था स्कूल आने वक्त। और ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था भाई, मतलब मेरे तरह ही है ये बंदा। तो ये सोचते सोचते वो बैठ ही जाता है और तभी वो अचानक उसके दिमाग में ये क्लिक होता है कि यामादा को ये पता है कि क्योतारो किस डेस्क में बैठता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास शुरू हो चुका है और सर सभी लोगों को बोलता है कि चलो अपने अपने प्रेजेंटेशंस दिखाओ, और सभी लोग धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए चले जाते हैं। तभी क्योतारो ये नोटिस करता है कि यामादा और उसके ग्रुपमेट्स अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ पर उन लोगों की एक टीममेट ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन को फेंक दिया है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खराब बनी थी और मैंने एक नया प्रेजेंटेशन बनाया है। जो सुनकर यामादा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इस तरफ क्योतारो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है और वो बोलता है कि लड़कियां कभी भी हम लोगों की फीलिंग्स समझ नहीं पाएगी, लड़कियां एक लड़की की फीलिंग्स नहीं समझती है यार, ये लड़की कितनी ज्यादा क्रूर है, मैं इसे मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी टाइटल में, अपनी प्रेजेंटेशन के टाइटल में चॉकलेट भी लगा दिया था, इसीलिए मैंने तो उसे और भी ज्यादा फेंक दिया है। जो सुनकर क्योतारो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। अब एक एक करके सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देने लगता है और जब यामादा की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तब क्योतारो सिर्फ और सिर्फ यामादा को ही देखे जा रहा था और वो सोचता है कि उसके अंदर तो कोई भी बिल्कुल भी लाइफ बची नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी, यामादा बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी और वो सोचता है कि ये सब कुछ इस लड़की की गलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योतारो की बारी थी प्रेजेंटेशन देने की और क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि मैंने सारे के सारे प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाया है, तो बाकी का सारा काम इन दोनों के ऊपर है। और यहाँ पर भी क्योतारो खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ यामादा को ही तारे जा रहा था। तो क्योतारो यामादा को देख ही रहा था कि तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा वहाँ पर अचानक से रो पड़ती है, जो देखकर क्योतारो सोचता है कि आखिर ये रो क्यों रही है यार। और वो ये सोचता है कि शायद यामादा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उस प्रेजेंटेशन को बनाया था और उस लड़की ने इस प्रेजेंटेशन को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए शायद वो रो रही है। और तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीबोगरीब हेलीकॉप्टर उड़ने लगती है और जिसे देखने के लिए सभी बंदी खिड़की की तरफ देखता है, जो देखकर क्योतारो ये सोचता है कि आखिर सभी लोग खिड़की की तरफ क्यों देख रहे हैं, अगर उन लोगों ने देख लिया कि यामादा रो रही है तो सब लोग क्या सोचेंगे। और वो सोचता है कि मुझे इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और वो अपनी जेब में से एक कटारी निकालता है, मतलब एक कटर निकालता है और अपनी प्रेजेंटेशन को ही फाड़ देता है, जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। और सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा अजीब क्यों है। उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि हम लोगों का तो प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, इसीलिए ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा किसी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब यामादा एक और लड़की के ऊपर बैठी हुई है और वो लोग आपस में कुछ एक टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे थे।
तभी वो लड़की चीख उठती है और वो बोलती है कि बहुत हो गया जायंट, चलो हम दोनों अपना जगह स्विच करते हैं। मतलब यामादा थोड़ा सा हेल्दी थी और वो बहुत ज्यादा लंबी थी, इसीलिए उसे थोड़ा सा जायंट टाइप का दिख रहा था और वो अपनी स्कूल में हर बंदा बंदी से बहुत ज्यादा लंबी थी। तो वो दोनों यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो स्विच कर लेते हैं और उन दोनों की इस हरकत को देखकर पीछे 2-4 बंदे आपस में ही थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो लड़कियां ऐसे ऐसे हरकत करते हैं वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा सेक्सिस्ट होते हैं, मतलब उन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स घूमते रहता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि यामादा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी वगैरह वगैरह बकने लगता है। मतलब वो लिटरली उसके साथ अपनी फ्यूचर वगैरह सोच रहा होता है। तभी वो एक और बंदे को पूछता है कि तुम्हारा टाइप क्या है। तभी वो बंदा एक और लड़की को दिखाता है जो थोड़ा सा मोटी टाइप की थी और उसका नाम था हारा। और वो बंदा बोलता है कि शायद मेरा टाइप हारा जैसी लड़की है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो दोबारा से लाइब्रेरी में चला जाता है और यामादा पहले की तरह वहां पर बैठ के खाना खा रही होती है और कियोतारो लाइब्रेरी के अंदर आकर दोबारा से उस सेल्फ के पीछे चला जाता है जहाँ पर वो खड़े होकर बेसिकली किताब वगैरह पढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि हारा उस लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और यामादा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हारा बताती है कि किसी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला है। तो यहाँ पर यामादा उसे कुछ खाने के लिए बोलती है, लेकिन हारा बोलती है कि दरअसल मैं डाइट में हूँ इसीलिए मैं ये चॉकलेट वगैरह नहीं खा सकती। तो यहाँ पर यामादा उसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन स्पीकर्स के तरह मोटिवेशन देने लगती है। वो बोलती है कि मुझे जो पसंद होता है मैं वही खाती हूँ, मैं कभी भी डाइट वगैरह नहीं करती हूँ वगैरह वगैरह। तो लेकिन हारा बोलती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। और थोड़ी देर बातचीत होने के बाद हम देखते हैं कि काज़ाकी भी मतलब वही वाला बंदा यहाँ पर पहुंच जाता है और वो ये बोलता है कि ओ हारा तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो पहले से ही। और काज़ाकी भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और हारा के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये समझ आता है कि काज़ाकी हारा को पसंद करता है, थोड़ा बहुत पसंद करता है, मतलब बहुत ज्यादा शायद पसंद करता होगा, मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रहे हो बे। तो पसंद करता है और वो लोग यहाँ पर बातचीत वगैरह करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि मतलब इन लोगों को भी ये लग रहा था कि यामादा शायद इन लोगों के बीच एक कबाब में हड्डी बना है। और सेल्फ के पीछे से तो कियोतारो चीख चीख के बोल रहा होता है कि यामादा उन दोनों को अकेला छोड़ दो, उन दोनों को अकेला छोड़ दो वगैरह वगैरह चीखे जा रहा था। मतलब वो अपने मन में चीख रहा था, उसकी चीख इन तीनों को ही सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से कियोतारो के हाथ से सेल्फ से एक बुक नीचे गिर जाती है और तभी यामादा यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और वो बोलती है कि शायद कोई बिल्ली होगी और वो करने लगती है। मतलब वो कियोतारो को ये इशारा दे रही थी कि बिल्ली की तरह एक्ट करो, बिल्ली की तरह एक्ट करो। और यहाँ पर कियोतारो के पास और कोई चारा नहीं रहा था और इसलिए वो घबराते हुए बिल्ली की तरह एक्ट करने लगती है। कि बिल्ली की एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब थी, जो सुनकर इन दोनों को तो समझ आ जाता है कि पीछे कोई ना कोई तो है। और यामादा बोलती है कि रुको मैं जरा देख के आती हूँ। वो भी इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए सोच रही थी और वो भी पीछे आकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। और ये सुनकर तो वो दोनों बोलते हैं कि ये तो एक कोई अलग बिल्ली है, मतलब इसकी आवाज तो पहली बिल्ली जैसी नहीं है। और वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये दोनों आपस में ही लड़ाई वगैरह कर रहे थे और यहाँ पर ये दोनों तो म्याऊ 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 करने लगता है, जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं, लिटरली हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ पर उन दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड होती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चले जाते हैं लाइब्रेरी से, जो देखकर यामादा बोलता है कि वर्क डन, हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि अब स्कूल छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि कियोतारो अपनी साइकिल लेकर चलते हुए घर जा रहा था, मतलब अपनी साइकिल लेकर चलते हुए घर जा रहा था, समझ रहे हो। तो चलते चलते वो एक मैगजीन की शॉप के सामने आकर खड़ा होता है और तभी उसे ये याद आता है कि यामादा CIEL की मैगजीन के बारे में बात कर रही थी जिसमें उसकी फोटो आने वाली थी। तो ये बात उसके दिमाग में आने के बाद वो सोचता है कि क्या मुझे इस मैगजीन शॉप के अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे इस ड्रेस में, स्कूल वाली ड्रेस में उस शॉप के अंदर नहीं जाना चाहिए। और वो घर से एक अजीबोगरीब ड्रेस पहन के आता है, बे ये कैसा ड्रेस है छपरी साला। तो ड्रेस पहन के आकर वो देखता है कि CIEL मैगजीन में उसका फ्रंट पेज में ही यामादा का ही फोटो चिपका हुआ है, जो वो खड़े होकर वहीं पर देख रही थी। तभी वो देखता है कि पीछे से कोई आता है और ये और कोई नहीं यामादा ही होती है, जिसे देखकर कियोतारो दोबारा से सेल्फ के पीछे छुप जाता है और वो छुप छुप के यामादा को देखने लगता है। और वो देखता है कि यामादा यहाँ पर थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेव कर रही थी। तभी वहाँ पर दो और लड़की आती है जो उसी CIEL मैगजीन को देखने लगती है और तभी यामादा अपनी मुंह से मास्क, चश्मा और टोपी हटाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जो देखकर वो दोनों लड़की उस मैगजीन को नहीं खरीदती और उसे वहीं पर रख के चली जाती है थोड़ा सा घबराते हुए, जो देखकर यामादा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है। लेकिन दोबारा से वो खड़ी हो जाती है अपनी पेन निकल सिग्नेचर देने के लिए। तभी उसके सामने से एक लेडी चलते हुए आता है और यहाँ पर यामादा ये सोचता है कि शायद वो लेडी उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रही है। लेकिन वो लेडी इस शॉप की शॉपकीपर थी और वो वहाँ पर बिखरी हुई मैगजीन्स को ठीक कर देती है, जो देखकर यामादा थोड़ा सा उदास होकर उस घर को छोड़ के चली जाती है। और इसे
देखकर क्योतारो ये सोचने लग जाता है कि क्या मुझे इस मैगजीन को खरीदना चाहिए, क्या मुझे इस मैगजीन को खरीदना चाहिए। और वो सोचता है कि अगर मैं इस मैगजीन को खरीदूं तो यामादा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा वगैरह वगैरह सोचने लगता है। तो अब क्योतारो फाइनली उस मैगजीन को खरीद लेता है और वो उस मैगजीन को लेकर अपने घर में चला आता है और वो एक एक करके यामादा की हर एक फोटो को देखने लगता है। जैसे तुम लोग किसी भी लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर उसकी फोटोज वगैरह देखते हो एकदम स्क्रॉल करके करके, वैसे ही करता है ये बंदा। तो क्योतारो यामादा को देखते हुए ये बोलता है कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह लग रही है। और वो अचानक उस मैगजीन को एक डस्टबिन में फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सोने के लिए चला जाता है। अब हमें दोबारा से नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों के साथ साथ क्योतारो भी स्कूल की तरफ जा रहा था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्योतारो उस मैगजीन को डस्टबिन से उठाकर अपने बेड में अपने तकिए के पास रख लिया था और साइकिल में चढ़ के जाते हुए उस मैगजीन के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो अचानक सामने यामादा और एक लड़के को एक साथ देखता है और वो सोचता है कि क्या यही लड़का उसकी बॉयफ्रेंड है। और फिर वो सोचता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है, आखिर ऐसे ही तो पूरी दुनिया वर्क करता है। और तभी वो आकर यामादा की बाजू में खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे करके छुप छुप के उन दोनों की बातें को सुनने लगता है। और उन दोनों के बातें सुनने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि ये बंदा दरअसल यामादा को पिकअप करने की मतलब पटाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर वो बंदा यामादा को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सोशल मीडिया है। तो यामादा बोलता है कि सोशल मीडिया, जो देखकर क्योतारो अपने ही मन में बोलता है कि अभी ये लड़की इतनी भी ज्यादा गवार नहीं है जितनी ये दिखती है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो फिर तुम अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो। तो यामादा बोलती है कि दरअसल हम लोग अपने ब्रेन में टेलीपैथी की मदद से बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहा था बे, छपड़ी कहीं का। और सच बताओ तो इस बंदे को देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही खुंदक आ रहा था। अब चलते चलते एक टाइम हम देखते हैं कि यामादा और वो लड़का दोनों ही खड़े हो जाते हैं। मतलब उस लड़के ने यामादा को रोका था और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे अपना नंबर दो। जो सुनकर यामादा के पास तो और कोई चारा नहीं रहता क्योंकि वो लड़का लिटरली जबरदस्ती कर रहा था यामादा के साथ और वो अपनी फोन अपनी पॉकेट से धीरे धीरे निकाल के उसे नंबर देने वाली थी। और यहाँ पर इस तरफ क्योतारो ये सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिससे भी बात करे, जिसको भी अपना नंबर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी अचानक उसके दिमाग हिल जाता है। मतलब ये बिल्कुल साइको है भाई ये बंदा। और उसके दिमाग हिलने के बाद वो अपनी साइकिल को बिल्कुल सामने की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो साइकिल एकदम फुल रफ्तार से जाते हुए यामादा और उस बंदे को क्रॉस करते हुए जाकर एकदम नदी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सभी लड़के लड़की दौड़ के जाते हैं उस साइकिल को देखने के लिए, जिनमें से वो लड़का और यामादा भी था। तो उसके पीछे से एक और लड़की आ रही थी जो कि यामादा की दोस्त थी और वो आकर यामादा को बोल देती है कि यामादा क्या तुमने ये देखा कि ये इचिका मतलब हमारी क्योतारो की ही बाईसाइकिल है। तो यामादा यहाँ पर क्योतारो को ये पूछता है कि क्योतारो तुमने ऐसे क्यों किया। तो क्योतारो के पास तो कोई जवाब नहीं होता, तो इसीलिए वो करने लगता है। और फिर क्योतारो झूठ बोलता है और वो बोलता है कि मैंने ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था गलती से। जो सुनकर यामादा तो कुछ ज्यादा ही हंसने लगती है और वो बोलती है कि इचिका तुम तो कुछ ज्यादा ही फनी हो। और ये सुनकर क्योतारो के दिमाग में एकदम गाने बजने लगते हैं, हवाएं धीरे धीरे बहने लगते हैं, जुल्फे लहराने लगते हैं। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि क्योतारो दोबारा से वो अपना ही काम कर रहा था। मतलब अपनी फालतू के किताबें वगैरह पढ़ रहा था और अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव वगैरह बना रहा था। और वो ये सब कुछ लाइब्रेरी के अंदर एक सेल्फ के पीछे कर रहा था, मतलब जहाँ पर वो हमेशा रहता है छुपा हुआ, वहीं पर ही वो ये सब कुछ कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यामादा अन भी वहाँ पर मौजूद थी। मतलब वो हमेशा कई तरह अपनी खाना वगैरह खा रही थी लाइब्रेरी में बैठ के। और उसे देखकर क्योतारो दोबारा से अपनी दिमाग में ये सोचने लगता है कि ये लड़की हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और ये लड़की एक मॉडल भी है और मैं इसे मारना चाहती हूँ। लेकिन इस तरफ यामादा तो अपने ही मजे में खाना वगैरह खा रही थी और नाच रही थी, गा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि यामादा अचानक से अपनी नाचना झूमना रोक देती है और वो अचानक से खड़ी हो जाती है, जो देखकर क्योतारो ये सोचने लगता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक डब्बा टाइप का कुछ चीज था, जो देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसे थोड़ा सा पानी चाहिए इस डब्बे को फिल करने के लिए। और तभी यामादा वहां से दौड़ के चली जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा उसी कटोरी पे थोड़ा सा पानी लेकर दौड़ते हुए आती है। लेकिन तभी वो ये नोटिस करती है कि उसकी कटोरी से थोड़ा सा पानी छीट के नीचे गिर गया था, इसीलिए वो दोबारा से उस पानी को लेने के लिए चली जाती है। तभी क्योतारो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि उसने थोड़ी सी पानी लाइब्रेरी के अंदर भी गिरा दिया था, इसीलिए वो जल्दी से उस पानी को पोंछने लगता है, क्योंकि अगर लाइब्रेरियन ने देख लिया कि यहाँ पर पानी गिरा हुआ है तो उन लोगों की खैर नहीं होने वाली। और वो पानी को पोंछ ही रहा था कि तभी वहाँ पर यामादा दोबारा से आ जाती है, लेकिन इस बार भी उसने थोड़ी सी पानी गिरा दिया था। अब यामादा क्लॉक की तरफ देखती है और वो देखती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बची है और इसीलिए वो जल्दी और भी ज्यादा जल्दी करने लगती है। और वो बोलती है कि मैं इस पानी को बाद में पोंछ दूंगी और वो दोबारा से थोड़ी सी पानी भरने लगती है उस कप में। अब
अब यामादा की इस बेवजह मेहनत को देखकर क्योतारो के दिमाग में कुछ खुराफाती दौड़ने लगता है और वो सोचता है कि अगर मैं एक कप ले आकर उसे दे दूं तो कैसा रहेगा। और वो तभी अचानक से दौड़ते हुए जाता है, बहुत ही तेज दौड़ता है बंदा भाई, और वो बहुत ही तेज दौड़ते हुए एक सीढ़ी की मदद से ऊपर जाता है, वहां से कप लेता है और दोबारा से दौड़ते हुए यामादा के पास आता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक वो देखता है कि यामादा अपनी प्लेट बदल चुकी है और वो लगभग उसे खाने वाली थी, मतलब जो खाना खाने के लिए वो पानी इकट्ठा कर रही थी, लगभग वो खाना बन चुकी है और उसे वो थोड़ा सा हिलाती है, जिस वजह से उसकी कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि मतलब अपने ही मन में बोलता है कि जितना बार तुम इसे हिलाओगे, मतलब जितना बार तुम इसे शेक करोगे या फिर घटाओगे या फिर कुछ तो करोगे, यार डबल मीनिंग मत निकालो इस बात का, ठीक है ना। तो जितना टाइम इसे हिलाओगे तो उतनी बार इसका कलर चेंज होता रहेगा और उतनी ज्यादा टेस्टी ये होने लगेगी। और तभी यामादा उसे लेकर, उस खाने को लेकर अपने मुंह में डाल लेती है, जो खाकर तो वो नहीं दुनिया में खो जाती है बे, क्योंकि ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। और वहीं पर खड़े होकर क्योतारो ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसकी तो पूरी की पूरी मेहनत पर मुंह छिड़ गया था, मतलब पानी छिड़ गया था। और वो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरस होने लगता है और वो अपनी एम्बेरसनेस को कमाने के लिए वो पानी के नल के पास चला जाता है और वो बोलता है कि मैं दरअसल पानी पीने के लिए इस ग्लास को लाया हूँ। अब क्योतारो की पानी पीना खत्म होते ही यामादा जो है वो अपनी ट्रैश को क्योतारो को पकड़ा देती है और वो बोलती है कि तुम इसे रख सकती हो। और यामादा यहाँ पर सोचने लगता है कि दोबारा से उसने मुझे अपनी ट्रैश दी है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हमें क्लासरूम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी डेस्क में बैठकर ये सोच रहा था कि उसने दोबारा से मेरे प्रीसियस टाइम को छीन लिया है और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसे कर दूंगा, मतलब समझ लो इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और दूसरी तरफ हम यामादा को देखते हैं और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो एक पंखे लेकर अपने को हवा कर रही थी। तभी उसकी एक दोस्त आकर उसके पंखे को छीन लेती है और वो बोलती है कि अब मेरी टर्न है। और तब यामादा बोलती है कि चलो ठीक है, तो तुम मुझे हवा कर दो। तो वो लड़की बोलती है कि ये कभी भी नहीं होने वाली है। और तभी उन लोगों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और अगले पल हम देखते हैं कि वो चारों लड़कियां दोस्त है और वो चारों लड़कियां एक दूसरे को हवा कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से क्योतारो के दिमाग में एक और अजीबोगरीब ख्याल चलने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि अगर मेरे एग्जीक्यूशन करने से पहले, अगर मेरे यामादा को मारने से पहले यामादा ने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या होगा, अगर यामादा ने मुझे पहले ही मार दिया तो क्या होगा, अगर उसका प्लान यही है कि मुझे एक खोपचे में ले जाकर, मतलब लाइब्रेरी में ले जाकर मार डालना है तो क्या होगा। और ये सोचकर ही तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वे मतलब ये साइको है या फिर क्या है मुझे नहीं पता यार, मुझे मत पूछना, कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना कि इसकी दिमाग आखिर ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ गर्मी से यामादा की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी और गर्मी से वो एकदम पसीना पसीना लथपथ हो जा रही थी, जिस वजह से उसकी स्कूल शर्ट भी पसीने से लथपथ हो जा रही थी, जिसे देखकर क्योतारो के दिमाग में आता है कि अगर वो पसीने से लथपथ हो जाती है तो। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे 3 बंदे यामादा को देखकर अजीबोगरीब इशारे वगैरह करने लगते हैं। भाई वो दोनों, एक बंदा था और एक बंदे की पॉम पॉम दबाने लगते हैं। और सच बताओ तो ये वाला बंदा भी मजा ले रहा था, उसके पॉम पॉम दबा रहा है फिर भी ये मजा ले रहा है, कैसा बंदा है। व्हाई आर यू गे। अब वो लड़का जो पॉम पॉम दबा रहा था उस लड़के की, वो जाता है यामादा के पास, मतलब जाने लगता है यामादा के पास। तभी क्योतारो अपने दिमाग में सोचता है कि अगर ये वहां पर चला गया तो कुछ अजीबोगरीब, कुछ ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए वो अपनी कटर को नीचे फेंक देता है। और तभी वो लड़का उस कटर को उठाकर क्योतारो को दे देता है और तभी क्योतारो यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा सस्पिशियस वाला लुक देने लगता है और धीरे धीरे कुछ तो कहने लगता है, खून खराबे वाले कुछ सीन कहने लगता है और अपनी कटर को निकालने लगता है, जो देखकर उसकी तो फटके 4 हो जाता है भाई, मतलब उस बंदे की फटके 4 हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यामादा और उसके दोस्त उस क्लासरूम से बाहर जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे मुझे नहीं पता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि क्योतारो भी वहां से उठ के जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त उसके कान में उन लोगों की, उन लड़कियों की आवाज सुनाई देता है और वो लोग कुछ तो बात कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि यामादा जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड की पीठ पे चढ़ चुकी थी और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे लेकर जा रही थी। भाई ये लड़की एकदम छोटी सी है और यामादा इतनी ज्यादा जायंट है, फिर भी ये लड़की उसे उठा रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों दोबारा से लाइब्रेरी में आ चुके थे और लाइब्रेरी में वो हर रोज की तरह दोनों ही अपने अपने काम कर रहे थे। क्योतारो अपना किताब पढ़ रहा था, वो भी एक पंखे लेकर अपने आप को हवा करते हुए, और यामादा अपने ही तरह अपने ही मन में खा रही होती है। तभी यामादा क्योतारो को देखकर बोलती है कि क्या मैं वो ले सकती हूँ। तो क्योतारो यामादा को अपनी पंखा दे देता है और यामादा उस पंखे को लेकर अपने आप को हवा करने लगती है। तभी उसे अचानक से कुछ एक अलग टाइप का स्मेल आता है उस पंखे से, जो सुनकर वो बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। तो ये बात सुनकर क्योतारो बोलता है कि नहीं, ये स्मेल नहीं कर रहा।
तो यामादा बोलती है कि जरा इसे सूंघ के देखो। तो कियोतारो उसके पास आता है और उसे थोड़ा सा सूंघता है और तभी अचानक उसकी नजर कहीं और जगह पर पड़ता है वे, और स्वेटिंग के वजह से उसके दिख रहे थे, जो देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी अचानक यामादा को किसी की फोन आती है और वो बोलती है कि क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी से करके बेंच के नीचे छुप जाती है और कियोतारो को बोलती है कि यहाँ पर बैठ जाओ, जल्दी से, जल्दी करो, हरी आप। तो कियोतारो उस बेंच पे जल्दी से बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लाइब्रेरी के अंदर आती है और वो पूछती है, कियोतारो को पूछती है कि क्या तुमने यामादा को कहीं पर देखा है। तो कियोतारो बोलता है कि नहीं, मैंने तो कहीं उसे कहीं पर भी नहीं देखा है। तभी वो लड़की इधर उधर देखने लगती है और उसकी नजर में थोड़ा सा स्नैक पड़ती है और वो आकर उसी बेंच पे बैठ जाती है और वो उसे थोड़ा सा पास्ट की बातें बताने लगती है, जहाँ पर वो बोलती है कि यामादा हर वक्त खाती रहती है, इसीलिए मैं उसके लिए हर वक्त चिंतित रहती हूँ और मैं उसे मना करती हूँ इस सब कुछ खाने के लिए। और ये सब कुछ बातें यामादा जो है उस बेंच के नीचे से सुन रही थी और थोड़ा सा रिग्रेट भी फील कर रही थी, क्योंकि वो सोचती है कि यार ये लड़की कितनी ज्यादा औसम है, मतलब ये लड़की कितना ज्यादा फिक्र कर रही है मेरी। तो और वो लड़की यहाँ पर यामादा की कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लगती है, मानो कि वही इसके प्यार में पागल हो चुकी है। और यामादा अपनी इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद नीचे से, टेबल के नीचे से आने लगती है, लेकिन आते वक्त वो कियोतारो के पैर में हाथ रखती है, जिस वजह से कियोतारो यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक में चली जाती है। अब वो लड़की बोलती है कि ये सब कुछ तो मेरी ट्रिक थी तुम्हें नीचे से बाहर लाने के लिए, लेकिन यामादा बोलते हैं कि लेकिन ये सब कुछ तो सही है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियोतारो की इतने ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी कि वो तो एकदम जमीन में लिपट गया था, मतलब बेंच पे लिपट गया था। लेकिन एक मिनट, ये बंदा बाथरूम में क्यों जाता है? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाली है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स तैयारी में जुट जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर काम वगैरह कर रहे थे, लेकिन कियोतारो एक जगह पर खड़े होकर ये सोच रहा था कि अबे ये सब लोग एक फेस्टिवल में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, ये सब तो एक फालतू काम है। तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और यामादा आकर कियोतारो को पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे लिखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे है और मैंने तुम्हारी पिछली वाले प्रेजेंटेशन वाली हैंड राइटिंग देखी थी और वो हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए क्या तुम प्लीज हमारे मदद कर सकते हो। तो ये बात सुनकर यामादा के मुंह से ये बात सुनकर कियोतारो तो उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मुंह तो किसी के सामने नहीं खुलता और यामादा के सामने तो और भी नहीं खुलता। लेकिन वो यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं मदद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, दोबारा से बाथरूम? खैर छोड़ो। अब अगले पल हम देखते हैं कि यामादा दोबारा से वहां पर पहुंच जाता है उन लोगों की मदद करने के लिए और वो वहां पर आकर हारा को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर कहीं और पड़ता है। वे साला ये लड़का थोड़ा सा ठरकी है, मतलब इसके अंदर क्या क्या खूबियां छुपा हुआ है वो मुझे भी नहीं पता। और वो देखते ही जाता है, देखते ही जाता है, जिराफ की तरह अपनी गर्दन को लंबा करके करता जाता है ताकि वो और भी ज्यादा पास से देख पाए उसकी पॉम पॉम को। और उसके आंखें भाई बड़े बड़े हो जाते हैं उसकी पॉम पॉम को देखकर, और वो सोचता है कि क्या ये ओरिजिनल है, क्या ये रियल है। और हमारा भाई उसकी को ध्यान से प्यार से देख ही रहा था कि तभी पीछे एक वेल के अंदर से, मतलब ये फॉल्स वेल है, उसके अंदर से यामादा भूत की कॉस्ट्यूम में निकल आती है एकदम चीखते हुए, जो देखकर कियोतारो तो एकदम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दोबारा से आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कट कट कट, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यामादा बोलती है कि लेकिन मैंने तो कियोतारो को डरा दिया है, और फिर वो दोनों वहां से दौड़ के चले जाती है। लेकिन हारा यहाँ पर बोलती है कि यामादा की तरह जीरो फिगर कितने अच्छी है यार। अब हम देखते हैं कि उन लोगों की काम खत्म हो चुके हैं, ग्रेव ड्राइंग करने की काम खत्म हो चुकी है, और तभी वहां पर यामादा आ जाती है और वो कियोतारो को पूछती है कि क्या तुम लोगों की काम खत्म हो चुकी है। और तभी अचानक से यामादा की नजर ग्रेव वाली पेंटिंग में पड़ता है और वो देखती है कि वहां पर उसकी ग्रेव बनी हुई है, जो देखकर यामादा तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया है। तभी कियोतारो भी देखता है कि वहां पर तो यामादा का नाम लिखा हुआ है, और तभी वहां पर दो चार बंदे और बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर आकर पूछने लगते हैं कि अभी यामादा के नाम यहाँ पर कौन लिखा है, यामादा के नाम यहाँ पर कौन लिखा है। और वो कियोतारो की कॉलर को पकड़ के पूछने लगता है कि क्या इस नाम को तुमने लिखा है। तो कियोतारो यहाँ पर बोलने जाता है कि नहीं, ये नाम तो मैंने नहीं लिखा है। लेकिन कियोतारो बोल देता है कि इसको मैंने ही लिखा है, और वो बोलने लगता है कि वैसे मरना कोई बुरी बात नहीं है और मरने से हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। और उसके ऐसे बोलते ही उसके दिमाग में दोबारा से ये चलने लगता है कि अभी ये सब कुछ मैंने क्या बोल दिया है। और तभी वहां पर हाड़ा आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसकी बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब उसकी होने वाली बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि दरअसल कियोतारो ने यामादा के नाम ग्रेव में लिख दिया है। और ये बात सुनकर वो लड़की बोल देती है कि अरे ये तो मैंने लिखा है, और वो बोलती है कि दरअसल मैंने कॉमन नाम्स को लिखा है और तुम टेंशन मत करो, मैं उसे मिटा देती हूँ जल्दी से।
और वो दोनों मिलकर यहाँ पर सभी लोगों के नाम मिटाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो के पास आती है और वो बोलती है कि आई एम सॉरी क्योतारो, और सॉरी बोलते ही यामादा वहां से उठ के चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों की ग्रेव में से जो नाम है वो मिटाने की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। अब हारा यहाँ पर पूछती है कि आखिर यहाँ पर किन लोगों के नाम लिखा जाए, और मेरे दिमाग में किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। तो क्योतारो यहाँ पर क्या करता है कि अपनी फैमिली का नाम लिख देता है उन ग्रेव स्टोन्स में और वहां से उठ के चला जाता है, जो देखकर हारा तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो एक बेसिन में जाकर अपने पैलेट्स वगैरह धो रहा था और वो ये सोच रहा था कि आखिर यामादा ने मुझे सॉरी क्यों बोली है, और वो ये सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में आकर यामादा खड़ी हो जाती है और वो यहाँ पर आकर बोलती है कि अगर मेरे मुंह पे थोड़ा सा ब्लड लगा होगा तो ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और वो क्योतारो के ब्रश को लेकर एक लाल पेंट को थोड़ा सा रगड़ने लगती है, लेकिन क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम इस लाल पेंट में थोड़ा सा ब्लैक पेंट मिला दोगी तो ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। और क्योतारो यहाँ पर उस ब्लैक पेंट को भी मिलाने लगता है उस रेड पेंट के साथ, और ये देखकर यामादा अपनी बालों को पीछे कर लेती है। यार कितनी खूबसूरत है यार ये लड़की, कितनी क्यूट है बे, काश मेरे भी लाइफ में कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। और ये देखकर क्योतारो के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और मेरे भी मन में लड्डू फूट रहे थे। तो यहाँ पर क्योतारो क्या करता है कि अपने ब्रश को उठाता है और धीरे धीरे करके यामादा की फेस की तरफ लेकर जाता है और वो उसके मुंह पे थोड़ा सा पेंट मारता है और वो वहां से दौड़ के भाग जाता है और वो बोलता है कि ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और उसकी इस हालत को देखकर, उसकी इस बिहेवियर को देखकर यामादा समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब हम देखते हैं कि स्कूल में फेस्टिवल शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह क्योतारो एक विंडो पे जाकर खड़ा हो गया था, मतलब अकेला ही खड़ा हो गया था और वो अपने ही दिमाग में अपने ही साथ बातें कर रहा था, वगैरह वगैरह बातें कर रहा था, जो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो पीछे, मतलब अपने पीछे यामादा की ग्रुप के ऊपर भी थोड़ा सा नजर रख रहा था। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पास वही छपड़े बंदे आते हैं जो हर वक्त यामादा के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं, और वो छपड़े बंदे आकर उन लोगों को इन्वाइट करते हैं चलो हम लोगों के साथ कैरियोके देखने के लिए। लेकिन उनमें से एक बंदी बहुत ज्यादा उतावली होती है उन लोगों की गाना सुनने के लिए, उसकी वजह से सारे लड़कियां मान जाती है उन लोगों के साथ जाने के लिए। और ये देखकर क्योतारो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और वो बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि इसी वजह से, बिल्कुल इसी ही वजह से मैं हर एक एक्सट्रोवर्ट को हेट करता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये याद आता है कि उसी ने ही, उस लड़के ने ही उसकी सबसे ज्यादा पहले मदद किया था उसकी साइकिल को नदी से निकालने के लिए, और फिर वो उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी दो लड़की उसकी पाथ को रोक लेती है, जिस वजह से क्योतारो एक और गेट के अंदर से होते हुए बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लोग तो वहां पर नहीं है, मतलब यामादा और वो उसकी टोली वहां पर नहीं है। तभी पीछे से यामादा उसके पास आती है और क्योतारो देखता है कि दरअसल वो उन लोगों के सामने आ चुकी है। और यामादा यहाँ पर क्योतारो को लेकर एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर पूरी की पूरी जापान की या फिर उस शहर की मैप रखी हुई है, और वो यहाँ पर झुक के उस मैप को देखने लगती है। और यामादा यहाँ पर उस मैप में अपने हाउस को ढूंढने लगती है, तो वो फाइनली अपने मैप को ढूंढ लेती है और वो क्योतारो को पूछती है कि क्योतारो तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो क्योतारो उसके पास आता है और वो उसे अपने घर को दिखाने लगता है। तो यहाँ पर यामादा बोलता है कि दरअसल हम लोगों के घर तो बहुत ही ज्यादा पास है, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम होगा। तो ये देखकर क्योतारो बोलता है कि शायद मुझे एक पिक्चर ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यामादा को थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है। उसे ये लग रहा था कि क्योतारो उसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती है और वो उसकी फोन को ले लेती है और उसके साथ एक फोटो खींच लेती है उसके ही मोबाइल में। और समझो यार, एक बंदा जिसकी क्रास है एक लड़की के ऊपर, और वही लड़की तुम्हारे साथ फोटो खिंचा रही है, तो कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ सोचो जरा। अब थोड़ी देर बाद यामादा की टोली वहां पर मौजूद हो जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे थोड़ा सा डांटने लगती है और बोलती है कि यार आखिर तुम हर वक्त कहाँ पर खो जाती हो। और तभी हम देखते हैं कि पीछे क्योतारो खड़े होकर अपनी उसी फोटो को देख रहा होता है, मतलब उसकी और यामादा की फोटो को देख रहा होता है, और वो अपने दिमाग में बोलता है कि 80 साल हो चुके हैं हमारे इस स्कूल को, और वो बोलता है कि ये फोटो मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया गिफ्ट है। अब दूसरे दिन हमें क्योतारो को दिखाया जाता है, वो अपने डेस्क में बैठ के अपनी कॉपी में कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक लड़के को बनाता है जो उसकी कहानी की मेन हीरो है और वो मैजिक वगैरह भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी कहानी की एक हीरोइन भी है और उसकी भी एक ड्राइंग उसने बनाया था। और ये बिल्कुल मुझे यामादा की तरह लग रहा था, पता नहीं क्यों। और फिर वो उस लड़की को देखते हुए यामादा की तरफ देखता है और वो देखता है कि यामादा अपने ख्यालों में खिड़की के बाहर देख रही है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि क्योतारो पहुंच चुका है नर्स रूम में, और वहाँ पर नर्स ये चेक करके बताता है कि तुम्हें कोई भी फीवर नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पर 1 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्योतारो सोचता है कि मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना होगा अपने आप का, और तभी उसका नजर बेड के नीचे रखा हुआ एक जूते पर जाता है और वो देखता है कि उस जूते पर यामादा लिखा हुआ है, और वो सोचने लगता है कि क्या यामादा यहाँ पर है। और वो इतना ज्यादा सोचता है कि उसके हेड में दोबारा से हेडेक होने लगता है और वो वहीं पर बेड पे लेट जाता है। तो जब नर्स जाती है तो
वो उस पर्दे को खींचते हुए जाती है। तो वो पर्दा खींचते हुए थोड़ा सा खुल जाता है, जिस वजह से वो क्योतारो अपने सामने लेटी हुई यामादा को देख लेता है। और उसे देखते ही क्योतारो अपनी सर को पकड़ कर दोबारा से लेट जाता है और वो यहाँ पर दोबारा से सोचने लगता है कि क्या यही सबसे ज्यादा बढ़िया मौका है उसे खत्म करने का। और क्योतारो यहाँ पर उसे देखने लगता है। तभी यामादा की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई तो उसे देख रहा है और वो ये नोटिस करता है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि क्योतारो है। यामादा कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम हो, मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मुझे नोटिस कर रहा है। और फिर यामादा यहाँ पर क्योतारो को पूछता है कि क्योतारो तुम्हें हुआ क्या है। तो क्योतारो बोलता है कि दरअसल मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। तब क्योतारो भी उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यामादा बोलती है कि मेरी पेट दर्द कर रही है। अब हम देखते हैं कि यामादा अपनी पैंट की पिछली पॉकेट से थोड़ा बहुत बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट्स निकालती है, टॉफियाज निकालती है और उनमें से एक मेडिसिन भी निकालती है और वो लेकर क्योतारो की तरफ पकड़ के बोलती है कि लो इसे ले लो, ये हेडेक की दवाई है। और वो अपने मन में चॉकलेट्स दोबारा से खाने लगती है। यहाँ पर इसकी पेट दर्द कर रही है फिर भी वो चॉकलेट खा रही है। खैर छोड़ो। तो यामादा यहाँ पर वो मेडिसिन ले लेता है और उठ के चला जाता है बेसिन के पास, पानी पीने के लिए वो मेडिसिन के साथ में। और वो देखता है कि वहाँ पर रखा हुआ मग अभी भी वेट है, गीला है। और ये देखकर वो सोचता है कि शायद यामादा ने भी अभी वो मेडिसिन लिया है और उसने भी यही कप को यूज किया है। तो वो उसमें पानी भर के धीरे धीरे करके पीने जाता है और अपने ही दिमाग में सोच रहा होता है कि शायद यामादा ने इसी कप से अपनी होठों को लगा के पानी पिया है। और वो उसे पीने ही जा रहा था कि तभी यामादा अचानक से पर्दे को हटा देती है और वहाँ पर जोरदार एक आवाज होती है, जिस वजह से क्योतारो की पानी पीना वहाँ पर इंटरप्ट हो जाता है। और वो सोचता है कि अबे ये क्या कर रहा हूँ मैं, और फिर वो दोबारा से आके लेट जाता है बेड में। तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा ने तो अपनी शर्ट वहीं पर ही छोड़ दिया है, भूल के चली गई है यामादा अपनी शर्ट। और वो ये देखकर ये सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे ले लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन वो दूसरे हाथ से उसी हाथ को पकड़ लेता है और वो यहाँ पर नाटक करने लगता है कि वो बोलता है कि मेरे हाथ की शायद अलग से माइंड है, मेरे हाथ की दिमाग है, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि शायद मेरे लेफ्ट हैंड में एक पैरासाइट घुस चुका है। वो बोलता है कि मुझे मेरा हाथ वापस करो। तभी वहाँ पर गेट खोलने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर नर्स आ चुकी है। इसीलिए क्योतारो दोबारा से लेट जाता है कम्बल वगैरह ओढ़ के। और तभी वो नर्स बोलती है कि अरे इस लड़की ने तो अपना शर्ट ही यहाँ पर भूल दिया है। तो वो नर्स अब क्योतारो को पूछता है कि क्या तुम क्लास 2 में हो। तो क्योतारो बोलता है कि हाँ मैं क्लास 2 में हूँ, इन लोगों का क्लास कुछ अलग होता है तो तुम लोग इसे क्लास 2 क्लास 2 मत समझना, ये क्लास 2 क्लास 2 है, समझ गए? हाँ समझ गए तुम लोग। तो बोलता है कि हाँ मैं क्लास 2 में हूँ। तो वो नर्स बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम इस शर्ट को लेकर यामादा को दे देना। और शर्ट को लेकर क्योतारो के ऊपर फेंक देता है। और ये सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि क्योतारो बिल्कुल अपने होश में नहीं रहता भाई, वो बिल्कुल एकदम अपने ही जोन में चला जाता है, जोन आउट हो जाता है। और वो धीरे धीरे करके उस शर्ट को सूंघने लगता है। वो बोलता है कि अबे यार ये शर्ट कितना ज्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है वगैरह वगैरह। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी शर्ट के स्मेल को सूंघ के 4 बार हिला। सॉरी। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि क्योतारो उसकी शर्ट को लेकर धीरे धीरे करके चल के आ रहा होता है और अपने ही दिमाग में वो हर वक्त जैसा सोचता है वैसा ही सोचता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि यामादा सामने से क्लासरूम से बाहर निकल आती है और वो बोलती है कि मैंने तो अपनी ट्रॉफी नर्स रूम में भूल दिया है। और वो दौड़ के चली जाती है अपनी ट्रॉफीज लाने के लिए। उसको अपनी ट्रॉफीज के बारे में पता था लेकिन अपनी शर्ट के बारे में पता नहीं था, तो वो दौड़ के चली जाती है। अब हमें दोबारा से क्लासरूम के अंदर की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़कियां तो अपनी ग्रुप बनाकर बातचीत वगैरह कर रही थी और लड़कों के एक ग्रुप पीछे बातचीत वगैरह कर रहा था। तभी क्योतारो ये नोटिस करता है, ये सुनता है कि वो लोग ये प्लान बना रहा है कि वो तीनों लड़कियों को जाकर बोलेंगे कि हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलने वाले हैं। और उनमें से एक बंदा चला जाता है उन लड़कियों के पास बोलने के लिए कि हम लोग चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। लेकिन उन लोगों की फेस देखकर इस लड़के की तो फटके चार हो जाता है और वो अपनी खेलने के बारे में ना बता के ये बोल देता है कि मैं तुम लोगों की नेल्स देख के तुम लोगों की हेल्थ कंडीशन को बता सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लोग अपने अपने नेल्स दिखाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बता पाता, इसलिए बोलता है कि चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। और इतना बोलते ही वो वहां से चला जाता है। अब ये बंदा उन लोगों की नेल देखने के बाद अपने ग्रुप में आकर ये बोलता है कि उन सभी के सभी लड़कियों की नेल तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, यानी कि वो लोग वो करते हैं, समझ रहे हो ना। अल्लाह तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, हरामी हो तुम लोग समझ जाओगे कि वो लोग क्या करते हैं। और ये बात सुनकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं यार। और ये सब कुछ क्योतारो सामने से सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है इन लोगों की बातें सुनकर। तभी वो बंदा क्योतारो के पास आता है और उसे एक लेटर दे देता है और वो बोलता है कि क्या तुम इसे यामादा को पास कर दोगे प्लीज। तो यहाँ पर क्योतारो ये सोचने लगता है कि आखिर इसने इस लेटर के अंदर लिखा क्या होगा, अगर इसके अंदर कोई उल्टा सीधा बात लिखा हुआ होगा तो यामादा क्या सोचेगा
सोची कि मेरे बारे में, और इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद वो लेटर को लेकर यामादा को दे देती है। और यामादा जब उस लेटर को खोल के देखती है तब वो देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की ड्राइंग बनी हुई है, और ये तो यामादा की तरह दिख रही थी पूरी की पूरी। मतलब उसने यानी कि क्योतारो ने अपनी ड्राइंग को यामादा को दे दिया था। अब क्योतारो दौड़ते हुए बाहर आ जाता है, क्लासरूम के बाहर आ जाता है, और वो खोल के देखता है कि उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब वो बंदा जिस लेटर को दिया था उसके अंदर लिखा हुआ है कि यामादा क्या तुम मुझे अपनी लाइन नंबर दोगे, और नीचे उसका सिग्नेचर किया हुआ था। और ये देखकर क्योतारो सोचता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब हम देखते हैं कि वो लड़के दोबारा से डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग उन लोगों की फेवरेट पोजीशंस निकालेंगे, मतलब से वो करने की फेवरेट पोजीशंस निकालेंगे। और वो यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह नाम की एक खेल वगैरह खेलने के बारे में सोचते हैं। मतलब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है उन लड़कियों में, और ये बंदा चला जाता है उन लड़कियों के पास एक पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए। और वो बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों की एक पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाला हूँ, और मैं तुम लोगों की पर्सनालिटी टेस्ट बताने वाला हूँ कि तुम लोगों की पर्सनालिटी कैसे कैसे है। और पीछे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बंदे, मतलब इस लड़के की वो दोनों ग्रुप मेट्स पीछे ये देख रहे थे कि अगर लड़कियां तुम्हारे हाथ को ऐसे टच करे तो उन लोगों की फेवरेट पोजीशन ये है, और ऐसे टच करो तो उन लोगों की फेवरेट पोजीशन ये है, ये वगैरह देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़कियां कुछ ज्यादा ही शानी थी, और वो बोलती है, उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम हम लोगों के हाथ को टच करना चाहते हो, इसीलिए तुम हम लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुला रहे हो, है ना। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लड़कियां बोलती है कि तो फिर तुम अपने ग्रुपमेट्स को बुलाओ ना। तो ये लड़का क्या करता है कि अपने दोनों ग्रुपमेट्स को बुला लेता है, और वो दोनों भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं अपने हाथ को लेकर। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, मतलब टच कर लेता है पर्सनालिटी टेस्ट के नाम पे। और तभी उस भाई को तो ये लग रहा होता है कि कोई लड़की ने उसे टच किया है, लेकिन तब वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी ही ग्रुपमेट्स है। और यहाँ पर वो अजीबोगरीब पोजीशंस के बारे में सोचने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे लड़के एक एक करके टच करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों के टच कुछ अजीबोगरीब थी भाई। एक लड़की तो स्केल की मदद से टच करती है, एक लड़की अपनी लात की मदद से टच करती है, और एक लड़की दूसरे लड़की के हाथ को लेकर टच कर देती है। मतलब इन लोगों की प्लान बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और तभी सभी लोग बोलती है कि यामादा क्या तुम टच करने वाले हो, लेकिन हम देखते हैं कि यामादा तो अपनी ही धुन में है, वो लॉलीपॉप चूस रही है और अपनी बैग में से क्या सब कुछ अजीबोगरीब चीजें निकाल रही है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा एक टी शर्ट को लेकर झस्ती कर रही है पहनने के लिए। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है, और हम देखते हैं कि क्योतारो लाइब्रेरी में दोबारा से आ जाता है, और वो यहाँ पर आके खड़े होकर सोचता है कि अगर किसी ने मेरे हाथ को टच किया तो। और वो अपनी हाथ की मुट्ठी को देखकर सोचता है कि आखिर टच करने से कोई भी किसी की पर्सनालिटी को कैसे बोल सकता है, ये तो किसी की हुतियापे के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है, और वो आकर अपनी पन्नी को देखती है जहाँ पर वो 1 2 3 4 करके टॉफियां गिनने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक टॉफी कम है, और वो दौड़ के आकर क्योतारो की मुट्ठी को पकड़ लेती है और उसे उस मुट्ठी को खोलने की जबरदस्ती करने लगती है। तो कुछ देर तक जबरदस्ती करने के बाद वो उसकी मुट्ठी को आखिरकार खोल ही देती है, और वो देखती है कि उसके अंदर तो कोई भी टॉफी नहीं है। और फिर वो अपनी पॉकेट में उस टॉफी को ढूंढने लगती है, लेकिन इस तरफ क्योतारो की तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसके हाथ को बिल्कुल एकदम ऊपर से छुआ था। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि यानी कि ये अपनी पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है। मतलब समझ रहे हो भाई, इन लोगों के दिमाग में क्या ही चलता रहता है। खैर छोड़ो। और वो ये बात सोचकर ही मेरे जा रहा था, मतलब पानी पानी हो रहा था एकदम। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यामादा फाइनली अपनी टॉफी को ढूंढ लेती है अपने ही जेब में। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की बास्केटबॉल की मैच होने वाली है, और उन लोगों की कोच यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा बहुत भाषण देती है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की मैच स्टार्ट हो जाती है, और क्योतारो हमेशा की तरह एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और बास्केटबॉल के मैच के बीच हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो की तरफ देखे जा रही थी, और तभी अचानक एक बास्केटबॉल आकर उसकी नाक में लग जाती है, और वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी नाक से धड़ाधड़ ऐसे खून बहने लगती है भाई। और वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं कि यामादा तुम्हें क्या हुआ, यामादा तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है, सभी लोग इसको ही प्यार करते हैं, और हम तो खैर छोड़ो। तो थोड़ी देर तक यहाँ पर बातचीत होने के बाद टीचर यानी कि कोच बोलता है कि चलो नर्स रूम में चलो, वहाँ पर जाके पट्टी वगैरह कर लेते हैं हम लोग। तो कोच यामादा को लेकर नर्स रूम में चला जाता है, और यहाँ पर क्योतारो थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो भी दौड़ता है यामादा को देखने के लिए। और वो जब नर्स रूम में पहुंचता है तब वो देख वहाँ पर ऑलरेडी यामादा की ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी, और इसीलिए क्योतारो धीरे धीरे करके छुपते छुपाते हुए नर्स रूम के अंदर घुसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि कोच और उसके बेस्ट फ्रेंड बाहर जाने लगता है, तो अपने आप को छुपाने के लिए क्योतारो एक बेड के नीचे छुप जाता है, और वो बेड के
नीचे छुपकर ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूँ भाई। उसे फॉलो करने की कोई भी पॉइंट नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं उसे फॉलो क्यों कर रहा हूँ। मतलब वो यहाँ पर अपने आप से लड़ाई कर रहा है और वो सोच नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसकी कोच उसकी फोन यानी कि यामादा को फोन के लेकर वहां पर चला आता है और वो बोलता है कि ये लो अपनी मॉम से थोड़ा सा बात कर लो। और वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम अभी आने वाली है तुम्हें पिक करने के लिए। और वो फोन लेकर अपनी मॉम से बातें करने लगती है, जहाँ पर वो बोलती है कि कल मैं शायद नहीं कर सकती। और वो यहाँ पर रोने लगती है। तभी क्योतारो को ये याद आता है कि कल तो यामादा की फोटो शूट है और इसीलिए वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रोने लगता है। और क्योतारो यहाँ पर सोचता है कि आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ भाई। और यामादा यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है बे। और सच बताओ तो उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। अब रोते रोते यामादा अपने पॉकेट से कुछ निकालती है, लेकिन निकालते वक्त उसके पॉकेट से और भी कुछ चीजें नीचे गिर जाती है, जिसमें से एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर उसकी फोटो रखा हुआ था। क्योतारो ने जिस फोटो को बनाया था, जिस स्केच को बनाया था, यामादा ने उसी स्केच को अपने पास रखी थी एक एल्बम के अंदर या फिर एक फ्रेम के अंदर, ऐसा समझ लो। जो देखकर वो अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बिताए हुए थोड़े से लम्हे सोचने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो क्लासरूम में आ जाता है, मतलब सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं और क्लासरूम में सभी लड़कियों के साथ साथ क्योतारो भी कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो तीनों लड़के दोबारा से आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो मेरे पास यामादा की खून लगे हुए टिश्यूज है। और ये बात सुनकर क्योतारो अपने आप को संभाल नहीं पाता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे और वो खड़े होकर उन लोगों को कुछ कहने जाता है कि तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में यानी कि उसकी टी शर्ट में कुछ खून लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में वो जब नर्स रूम में निकाल रहा था तब वो रेंगते हुए निकल रहा था, इसीलिए यामादा की थोड़ा सा खून लग गया था उसकी बदन में, उसकी तन बदन में। और इसीलिए वो दोबारा से अपनी सीट में बैठ जाता है अपनी बदन को छिपाने के लिए। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि यामादा अपने नाक पे पट्टी बांध के लाई थी और स्कूल जाते वक्त जिन लोगों को ये पता नहीं था कि उसके नाक के साथ क्या हुआ था, सभी लोग उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे नाक में क्या हुआ है, तुम्हारे नाक में क्या हुआ है। तो वो सभी लोगों को बताने लगती है कि दरअसल बास्केटबॉल लग गया था मेरे नाक पे वगैरह वगैरह। और क्लासरूम में आकर यामादा कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है, वो रोने लगती है। वो बोलती है कि यार मेरी आज तो फोटोशूट थी और मेरे नाक की वजह से मैं तो फोटोशूट भी नहीं कर पाई। और वो रोते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड को हग कर लेती है। हमारी बंदी तो मतलब यामादा तो फूट के रोता है बे। उसे देख के क्यों नहीं, पता नहीं क्यों मुझे भी रोना आ रहा है भाई। मैं एक सेकेंड मैं जरा रो के आता हूँ। अब शाम के टाइम हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी बैग लेकर बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा सीढ़ी के ऊपर थोड़ा सा नैपकिन लेकर अपनी नाक पोंछ रही थी और पोंछते पोंछते वो देखती है कि उसकी नैपकिन खत्म हो चुकी है। क्योतारो भी ये समझ आता है कि उसकी नैपकिन खत्म हो चुकी है और इसीलिए वो दौड़ के जाकर लाइब्रेरी में चला जाता है और उसके पास भी थोड़ा सा नैपकिन था और इसीलिए वो वहाँ पर एक नैपकिन रख देती है और वो उसके ऊपर लिख देता है कि फील फ्री टू यूज। और तभी अचानक उसे ये ख्याल आता है कि अगर ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसको शक हो जाएगा कि इसको किसी ने उसी के लिए ही रखा है। तो इसीलिए वो वहाँ पर सोचता है कि और भी ढेर सारे नैपकिन्स रख दिया जाए क्यों ना। और वो वहाँ पर ढेर सारे मतलब सारे के सारे बेंच में एक एक करके नैपकिन्स रख देता है। और तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे नैपकिन्स रखी हुई है। तो वो अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपनी बैग से चिप्स निकाल के खाने लगती है और वो उस नैपकिन्स को भी यूज करती है। और उसकी इस नैपकिन को यूज करते हुए देखकर क्योतारो को थोड़ा सा राहत मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। हमारा भाई तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, दिल से अच्छा है बे।